गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हमारा आज क्लास 8 साइंस चल रहा है, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, शत्रु एवं मित्र हम कर रहे थे। और इसमें हमने पहले 3 भागों में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या, मैंने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया। और आपको क्या बताया कि ये जब मित्र की तरह कैसे मित्र की तरह कैसा हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे चीजों को आसान कर देते हैं ना। कई सारे एग्जांपल्स के द्वारा हमने समझा था, है ना। उसके बाद हमने क्या कर रहे थे कि ये हार्मफुल भी होते हैं, है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शत्रु की तरह भी बिहेव करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। इसमें हमने देखा कि जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे डिजीज होती हैं, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ आपके फंगे की वजह से, अलग अलग की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, कुछ एयर के द्वारा फैलते हैं, कुछ खाने के द्वारा, कुछ जल के द्वारा। उनके बचाव भी हमने देखे थे कि किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि प्लांट में भी डिजीज होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, एनिमल्स में भी होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हमने ये देखा था। फिर हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में समझा, फूड पॉइजनिंग होती क्या है ना। हमने देखा था कि जो भी खाना स्पॉइल हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि वो जब हम खाना खाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जिस वजह से वो हमें बीमार कर सकते हैं, है ना। हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो हमने प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम उन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल मेथड के द्वारा हमने प्रिजर्व किया, देखा था कि बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट की मदद से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय द एक्शन ऑफ शुगर की मदद से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज उसी से आगे चलते हुए हमें और कुछ प्रिजर्वेटिव तरीके पढ़ने हैं, है ना। और हमें पढ़ना, और क्या पढ़ना, आज हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखना है कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर से सॉइल में लेके आते हैं यूजेबल फॉर्म में, वो कैसे होता है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम प्रिजर्वेशन तरीके पढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे थे, केमिकल, हम प्रिजर्वेटिव, हम क्या कर रहे थे, हम प्रिजर्वेटिव कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बचा सकते हैं, प्रिजर्व करने से बचा सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था प्रिजर्वेशन में, हमने कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व करना सीखा था, शुगर से प्रिजर्व करना सीखा था। आज हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करेंगे। अगला हमारा क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है कि भाई हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या होता है, यानी गर्म एवं ठंडा, गर्म एवं ठंडा, ठीक है ना। आज इसके बारे में हम समझेंगे कि इससे कैसे हम चीजों को प्रिजर्व होने से बचा सकते हैं। तो देखिए कि आपने देखा होगा कि आपने अपने घरों में अपने मदर को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, दूध, जब भी दूध आता है बाहर से तो उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो मिल्क आता है बाहर से आप जो मिल्क लाते हैं उसको पहले क्या जाता है, बॉयल किया जाता है। उसको पहले बॉयल किया जाता है, यानी उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने का क्या तरीका होता है, क्यों उसको गर्म करते हैं, गर्म इसलिए करते हैं स्टोर करने से पहले, यूज करने से पहले, कि जो बॉइलिंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। बॉइलिंग क्या कर देती है, किल करती है, सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है बच्चों, किल कर देती है। सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बॉइलिंग है ना, गर्म से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। गर्म से क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, बॉयल होने से वो मर जाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा है कि वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम खाने को क्या करते हैं, फूड को हम क्या करते हैं, फूड को हम फ्रिज में रखते हैं, है ना। फूड को हम फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं फ्रिज में, ताकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फ्रिज का टेम्परेचर लो होता है,
फ्रिज का टेम्परेचर क्या है, फ्रिज का टेम्परेचर लो है, फ्रिज का टेम्परेचर कम है। तो लो टेम्परेचर में खाना, लो टेम्परेचर क्या करता है कि जो आपके जो सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को क्या करता है बच्चों, कम करता है, उनको ग्रो करने से बचाता है ना। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, है ना, वो ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ को रोकता है। जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर क्या करता है, सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है ना। अच्छा, तो ये आपके क्या है, कुछ तरीके हैं, ये आपके क्या बच्चों, कुछ तरीके हैं गर्म एवं ठंडा करने से। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिससे कि वो चीज खराब नहीं होती। ठंडा करते हैं, हम खाने को ठंडा करने रखते हैं फ्रिज में, इसलिए रखते हैं ताकि ठंडे में भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये आपके कुछ तरीके हैं, ठीक है ना। अगला क्या बच्चों, आपने ना पेस्चराइजेशन के बारे में सुना होगा। पेस्चराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, पेस्चराइजेशन है ना, यानी पाश्चीकरण। ठीक है ना, पाश्चुरीकरण, आपका पेस्चराइजेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि पेस्चराइजेशन मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉयल किए हुए। क्यों, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब नहीं होते। क्या कर सकते हैं, जो पेस्चराइजेशन मिल्क है, पेस्चराइजेशन मिल्क को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना बॉयल करे, बिना गर्म करे, है ना, बिना गर्म करे आप पेस्चराइजेशन मिल्क को यूज कर सकते हैं। क्यों, जो पेस्चराइजेशन मिल्क होता है बिना गर्म करे उसमें उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, है ना, उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव नहीं होते, है ना। हार्मफुल माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव उस पे बिल्कुल भी नहीं होते। तो मिल्क को क्या किया जाता है बच्चों, हीट किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड तक। क्या, 15 से 30 सेकंड तक, है ना, 15 से 30 सेकंड तक क्या जाता है, मिल्क को हीट किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद सडनली उसको चिल्ड किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसके करने के बाद उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं। पेस्चराइजेशन में हो क्या रहा है बच्चों, पेस्चराइजेशन में मिल्क को हम 15 से 30 सेकंड तक उसको 70 डिग्री में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इसको फिर ठंडा करने के लिए ठंडा करके स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। लुईस पैस्चर ने ये डिस्कवर किया था। इसमें इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रुक जाती है। ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। ग्रोथ क्या होती है बच्चों, रुक जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो क्या आती है, रुक जाती है ऐसा करने से। और इस प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था, लुईस पैस्चर ने। किसने, लुईस पास्चर ने क्या किया था बच्चों, इसको डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। तो इसको हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। फिर आता बच्चों स्टोरेज एंड पैकिंग। एक आपका क्या होता है, स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आजकल जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, या इवन वेजिटेबल्स है जो कि सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में मिलती है, ताकि उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को बचा सके। आपने देखा होगा कि आजकल जो मटर के दाने हैं वो पैक्ड आते हैं, है ना, उनको चिल्ड एटमॉस्फेयर में, ठंडे एटमॉस्फेयर में उनको पैक करके रखा जाता है ना। आपने देखा होगा जो ड्राई फ्रूट्स है उनको आजकल पैक करके रखे आ रहे। दालें बाजारों में जो आपने स्टोर्स देखे होंगे,
उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीजें कैसे आती है बच्चों, पैक्ड आती है। तो पैक्ड चीजों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैक नहीं कर पाते, जिस वजह से वो चीजें क्या रहती है, वो चीजें सुरक्षित रहती है और हम उनको आफ्टर टाइम यूज कर सकते हैं, है ना। और हम जब यूज करेंगे उसको तो उससे हमको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को हम, इस तरीके से आपने देखा कि हम चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है ना, चीजों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन, आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है आपका, आगे क्या है आपका, आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि आपने बच्चों क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है कि प्लांट की रूट में, प्लांट के जो रूट होती है उसमें एक आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या होता है बच्चों, राइजोबियम, क्या होता है, राइजोबियम, राइजो, एक बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपका इन्वॉल्व है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, है ना। ये क्या करता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में मौजूद होता है और ये क्या करता है, फिक्सेशन का काम करता है, स्थिरीकरण का काम करता है, फिक्सेशन का काम करता है। तो राइजोबियम कहाँ रहता है बच्चों, रूट्स में रहता है, लेगुमिनस प्लांट की रूट में रहता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि इन प्लांट की, लेगुमिनस प्लांट आपके कौन से हो गए बच्चों, जैसे आपके मटर हो गया, है ना, लेगुमिनस प्लांट्स हो गए, इनको लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। इनकी क्या जड़ों में रहते हैं ये, ठीक है ना। जैसे कि बीन्स हो गए, लेगुमिनस, आपके जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं वो बीन्स हो गए ना, बीन्स यानी जो मटर हो गया, है ना, आपके जो बीन्स हो गए, बीन्स है आपके, पीज है, मटर है, पी, है ना, मटर है, पीज है, इनके इनको कहते हैं लेगुमिनस प्लांट, और इनकी क्या जड़ों में ये रहता है, इनके जड़ों में ये रहता है। इनके साथ ये क्या, कौन सा रिलेशन निभाता है बैक्टीरिया इन प्लांट्स के साथ, कौन सा ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन प्लांट के साथ बच्चों कौन सा रिलेशन निभाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, कौन सा, सिम्बायोटिक। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में होता है, किनके बीच में होता है बच्चों, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किन किन के बीच में, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, समटाइम नाइट्रोजन क्या होती है, गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कभी कभी नाइट्रोजन आपका लाइटनिंग के कारण भी फिक्स हो जाती है, जो नाइट्रोजन होती है कभी कभी वो फिक्स हो जाती है लाइटनिंग के कारण। आपने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है ना, जब जो बादल है वो जो गरजते हैं तो उसको हम लाइटनिंग कहते हैं, लाइटनिंग के कारण भी नाइट्रोजन क्या हो जाती है, कभी कभी फिक्स हो जाती है। बट हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट है, हमको ये भी पता है कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, जो नाइट्रोजन है बच्चों एटमॉस्फेयर में वो क्या है, कांस्टेंट होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहती है। तो किस तरीके से, इस तरीके से फिर आपका क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य संभव होता है ना, इस तरीके से चीजें होती है नाइट्रोजन। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा कि कैसे होती है। अब बच्चों अगला है आपके पास नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र है आपके पास, नाइट्रोजन चक्र,
अगला क्या है, नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन चक्र है, ये आप देख पा रहे होंगे, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र है क्या, ठीक है ना। ठीक है ना। तो होता क्या बच्चों नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र में, कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने 78% नाइट्रोजन है ना, 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। 78% क्या है बच्चों, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में। और नाइट्रोजन क्या है, आपका एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। उसी से प्रोटीन बनता है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से नहीं ले सकते, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या डायरेक्टली प्लांट और एनिमल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो सॉइल में क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं, सॉइल में रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में। एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इनयूजेबल कंपाउंड में, फिर उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट से। प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकता है कैसे बच्चों, सॉइल से, है ना। सॉइल में जो मिट्टी होती है, रूट्स की मदद से, मिट्टी की मदद से वो क्या कर सकता है, उसको पानी के साथ ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस तरीके से नाइट्रोजन फिर यूज हो सकती है प्रोटीन बनाने में, अदर कंपाउंड बनाने में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जो एनिमल्स फीडिंग होती है, एनिमल्स को भी जो हम घास वगैरह खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड उनके पास चले जाते हैं। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया और फंगा, जो फंगी होता है, वो जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। फिर प्लांट उनको वापस से यूज कर सकता है ना। पूरा आप साइकिल देख रहे होंगे, चक्र देख रहे होंगे। सर्टेन अदर बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं जो पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस का, जो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाती है। उस वजह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ना ही कम होता है ना ही घटता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपने इस तरीके से देखा, नाइट्रोजन साइकिल, ये आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल दिखा रहा है कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। सबसे पहले वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करते हैं बैक्टीरिया। आप देख रहे होंगे वायुमंडल नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो रहा है। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। बैक्टीरिया क्या करता है, उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में परिवर्तित करता है। फिर वो कहाँ जा रहा है, वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। फिर क्या करता है, फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को, बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड को फिर नाइट्रोजन गैस में क्या कर देते हैं बच्चों, तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, है ना। फिर वापस से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चले जाता है। ये इस तरीके से हो रहा है। दूसरा आपने देखा तड़ित द्वारा इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लाइटनिंग के द्वारा भी हो रहा है। लाइटनिंग से भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में। फिर उसको आप देख पा रहे हैं अपटेक बाय प्लांट, इनको प्लांट भी लेते हैं। आपने देखा पौधों द्वारा अवशेषण, नाइट्रोजन को पौधों द्वारा अवशेषण हो रहा है उनका। फिर उनको कौन खा रहा है, एनिमल ईट प्लांट, एनिमल उन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, है ना। जंतु क्या करते हैं, उन पौधों के क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, है ना, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ।
जो एनिमल्स है उनकी डेथ के कारण, उनके एक्सक्रीशन के कारण नाइट्रोजन वेस्ट आता है, फिर वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है आपका मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के फॉर्म में, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर वापस से वो बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो फिर ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाती है। तो एटमॉस्फेयर में जो 78% जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। सबका काम चल रहा है, सब नाइट्रोजन को जिस तरीके से यूज करना है वो उस तरीके से यूज करते हैं, सब तरीके से वो यूज करके क्या करते हैं, सब तरीके से हर तरीके से यूज करके वो नाइट्रोजन इस तरीके से क्या करते हैं, अपने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के, नाइट्रोजन चक्र द्वारा, नाइट्रोजन साइकिल द्वारा। तो आई होप सभी को मेरे ख्याल से ये तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है ना। तो ये बच्चों आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य था। तो यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ, है ना। ये चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। हमने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु शत्रु भी है। हमने बोला बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरस भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उस तरीके से वो बिहेव नहीं करता, है ना। फिर हमने पढ़ा कि भाई कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, ये हमारे मित्र की तरह बिहेव करते हैं, मित्र की तरह बिहेव करते हैं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटी में हमारी मदद करते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे शत्रु की तरह भी बिहेव करते हैं, हमें बीमारी पहुंचाते हैं, है ना। रोग वाहक होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाते हैं, खाने की मदद से, जल की मदद से, वायु की मदद से ये हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि भाई इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम मेडिसिन, दवाइयाँ भी बनाते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी क्या होती है, इन्हीं के जैसे, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही होती है, जो इनसे लड़ती है, इनसे वो क्या करती है बच्चों, लड़ती है। और लड़ने से क्या होता है कि ये इन चीजों को रोक पाती है ना। तो हमारे शरीर में फिर उस तरीके से बीमारी उत्पन्न होती है। हमने टीकाकरण के बारे में समझा कि भाई किस तरीके से टीकाकरण करना चाहिए। आजकल जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस काफी चल रहा है, तो वो किस तरीके से फैल रहा लोगों में, तो उसी के कारण तो आपने देखा स्कूल, कॉलेज और मार्केट्स भी बंद रहे, लॉकडाउन रहा, काफी टाइम लोगों को परेशानी हुई, है ना। तो ये सब क्या है, तो जो आपके पास कोरोना वायरस है वो भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने से वो फैलती है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है ना। जो इस पर्सन को वो हो रखी है उससे हेल्थी पर्सन को जाती है, एयर के माध्यम से, छूने के माध्यम से, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रुओं के। तो समझ में मेरे ख्याल से सभी को आया होगा किस तरीके से हमने ये चीजें करी, है ना। अब जरा इसका एक अभ्यास कार्य करते हैं, है ना। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं इसका, कि भाई जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है किस तरीके से, इनके कुछ क्वेश्चंस है, हम देखते हैं कि जो भी आपने पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला हमारे पास क्या बच्चों, का वाला, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से
डैश की सहायता से सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। खा है अगला, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल वायु, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है ना। मिट्टी की उर्वरता में बच्चों, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, चलिए पहले ये दो देख लीजिए। पहला है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो भाई सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी मदद से देखते हैं? माइक्रो स्कोप की मदद से, सूक्ष्मदर्शी। किसकी मदद से बच्चों? सूक्ष्मदर्शी। कैसे देख सकते हैं इनको सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसके मदद से आप क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। अगला है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वायु से किसका फिक्सेशन करते हैं? अभी हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी वायु से नाइट्रोजन का। किसका बच्चों? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया था। अभी हमने पढ़ा था कि किसका फिक्सेशन करते हैं? वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो किसका फिक्सेशन करते हैं? नाइट्रोजन का। ये दो रिक्त स्थान मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। पहला कि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। दूसरा, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है बच्चों? मिट्टी की उर्वरता में जिससे वृद्धि होती है। तो दो करे हमने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ठीक है बच्चों, अगला आपके पास अगला है घा। घा क्या है? अल्कोहल अल्कोहल का उत्पादन
अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव डैश नामक सूक्ष्म जीव, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है। ठीक है ना, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है ना, घा है आपका फोर्थ पार्ट क्या है, हैजा है ना, जो हैजा होता है डिसेंट्री होता है, हैजा डैश के द्वारा होता है, डैश के द्वारा होता है, डैश के द्वारा होता है, हैजा डैश के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास हैजा डैश के द्वारा होता है। पहला अल्कोहल का उत्पादन अल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा किया था आपने, कौन सा सूक्ष्म जीव था, है ना, हमने देखा था ईस्ट, कौन सा था बच्चों, ईस्ट, क्या था, ईस्ट, है ना, ईस्ट के द्वारा क्या होता था, सूक्ष्म जीव का अल्कोहल का हम देखते थे, हमने एक्टिविटी की थी, हमने गिलास में क्या किया था, हमने एक पानी लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा शुगर डाला था, चीनी डाली थी, उसमें हमने थोड़ा ईस्ट पाउडर डाला था, 4 से 5 घंटे तक उसको खुला छोड़ दिया था, फिर हमने उसको स्मेल करके देखा था, उससे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। तो इस तरीके से अल्कोहल का उत्पादन होता है ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से। फिर जो हैजा है, हैजा डैश के द्वारा होता है, तो हैजा किसके द्वारा होता है बच्चों, हैजा जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो हैजा है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा, हैजा आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है ना बच्चों, हैजा आपका जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बच्चों हमने सवाल किए कि किस तरीके से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने पूरी करी। तो इस तरीके से बच्चों आपका चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, है ना। इस तरीके से आप और जो आपके अभ्यास कार्य है उसको कर सकते हैं, है ना। इजी है, आपको एक बार आप अच्छे से जो मैंने समझाया उसको ध्यान देंगे, बुक से एक बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको सभी आ जाएगा, आपके पास ट्रू फॉल्स आ जाएगा, सत्य असत्य आपको आ सकता है, इजीली मैच द कॉलम, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आएगा कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चैप्टर में जो भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी की सारी आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी है ना, जो हमारी हमारे पूरे जीवन में जो दिनचर्या होती है उससे चीजें जुड़ी हुई है ना। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, है ना। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।